Hello dear students. In our previous two videos, we had explained the section A and the section B of the sample paper issued by the CBSE for the session 2020 and 21. Now in our today's video, we are going to solve the section C. Section C. This section we are going to solve in our today's video. Okay, so let's start with the first question number 17. And the question number 17 is, two straight infinite long wire are fixed in space so that the current in the left wire is 2 ampere and directed out of the plane of the page, and the current in the right wire is 3 ampere and directed into the plane of the page. In which region or regions is or are the point on the axis at which the magnetic field is equal to 0 due to these currents carrying the wire? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये जो 2 एम्पीयर वाला करंट है, ये जो 2 एम्पीयर का करंट है, ये आउट टू द पेज है। किधर है? आउट टू द पेज है। और अगर ये आउट टू द पेज है और राइट हैंड थंब रूल अगर आप यूज़ करोगे तो थंब को अगर आप आउट टू द पेज करोगे तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये आने वाली है। आउट टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। ये जो 3 एम्पीयर का करंट है, 3 एम्पीयर वाला करंट, ये इनटू द पेज है। और अगर थंब को आप इनटू द पेज करोगे तो डायरेक्शन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे आएगी, इनटू द पेज करने के बाद थंब को इनटू द पेज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन आएगी कुछ इस प्रकार से। अब आपसे पूछा ये गया है कि आपके पास 3 रीजन है। ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है और ये रीजन नंबर 3 है। इन तीनों में से कौन से में किस जगह के ऊपर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होने वाला है। तो आप पहले अगर रीजन नंबर जस्टिफाई भी करना है तो उसका जस्टिफिकेशन भी आपको मैं साथ साथ दे रहा हूँ। अगर आप रीजन नंबर 2 पे फोकस करते हो, अगर आप यहाँ फोकस करते हो तो इस रीजन में 0 नहीं हो सकता। और उसका जस्टिफिकेशन ये है, बिकॉज इन दिस रीजन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द 2 एम्पीयर करंट एंड द 3 एम्पीयर करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ से आप देख रहे हो कि जो यहाँ भी फील्ड किधर है, इसके कारण अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये फील्ड भी किधर अपवर्ड है। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगा दोनों का एडिशन होगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो एडिशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो 3 में तो नहीं हो 2 में तो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 1 की। 1 नंबर रीजन के बारे में अगर हम सोचें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 नंबर रीजन में जो ये 2 एम्पीयर वाला करंट है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। किधर है? डाउनवर्ड। और इसमें ये जो 3 एम्पीयर वाला करंट है, इसके कारण अगर मैं यहाँ देखूंगा तो करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड। मतलब ये दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पे बी की पॉसिबिलिटी है 0 होने की, और यहाँ पे बी 0 हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 एम्पीयर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो वीक आएगा। 3 एम्पीयर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा क्योंकि 30 का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने वाला है। तो इसके आसपास कोई जगह ऐसी होगी इस रीजन में कि जिसके ऊपर ये 2 एम्पीयर और 3 एम्पीयर का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके 0 कर सकता है। रीजन नंबर 3 में अगर चलते हैं तो रीजन नंबर 3 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि 2 एम्पीयर का जो करंट है वो इस रीजन में यहाँ पे आके अपना जो इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे सकता कि 3 एम्पीयर के साथ ऐड हो जाए। क्योंकि 2 एम्पीयर का जो करंट इधर वीक हो जाएगा, इसका स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक मिलके कभी भी 0 नहीं बना सकते। ओके, तो हमारा जो रीजन नंबर 1 जो है, रीजन नंबर 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये आपका जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंज विद द फेज एंगल ड्यू टू द डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। यानी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें फेज जो आपकी बनते हैं, मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखिए इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। उसमें ये हम एक एक्सिस लेते हैं और आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का जो ग्राफ है वो आपके पास वहाँ पे आ रहा था। ये तो याद होगा आपको, है ना। अब यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रल मैक्सिमम है। क्या है? ये सेंट्रल मैक्सिमम है। ये पहला मिनिमम है, ये दूसरा मिनिमम है। इधर ये पहला मिनिमम है और ये दूसरा मिनिमम है। इधर वाला जो नेगेटिव, ये इधर जो एंगल इधर जो जा रहा है, ये एंगल कौन है? ये साइन थीटा है। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें एक जगह हमारे पास रिलेशन आया था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होता है ना। और इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। यानी साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे ये जो पहले वाला है ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई ए, दूसरा हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाई ए, और तीसरा यहाँ पे है
ये हो जाएगा 3 लेमडा डिवाइड बाई ए। इस साइड में हो जाएगा माइनस लेमडा बाई ए, यहाँ पे हो जाएगा -2 लेमडा डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा -3 लेमडा डिवाइडेड बाई ए। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसमें, सिंगल स्लिट के लिए। ओके, दूसरा पार्ट इसके अंदर पूछा गया है, अगर आप ये सोल्व नहीं करते हैं तो पार्ट नंबर 2 में आपका और का ऑप्शन भी दे रखा है। उसमें पूछा गया है व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन एन मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। मतलब ये बोलता है कि सिंगल स्लिट का तो आपके पास क्या रहना चाहिए, सिंगल स्लिट का तो आपके पास रहना चाहिए सिंगल स्लिट का आपके पास सेंट्रल मैक्सिमम, सिंगल का तो क्या सेंट्रल मैक्सिमम, और डबल स्लिट के एन मैक्सिमम कितने होने चाहिए। इसका मतलब आप देखो डबल स्लिट का जो मैक्सिमा था, डबल स्लिट का मैक्सिमा, उसका फॉर्मूला क्या था। डबल स्लिट का जो मैक्सिमा होता है वो आप लिखते हो लेमडा डिवाइडेड बाई डी से, और एन मैक्सिमा बोलता है तो ये हो जाएगा आपके पास एन लेमडा डिवाइडेड बाई डी। किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेमडा डिवाइडेड बाई ए। ओके, अब इस क्वेश्चन ने आगे पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन एन मैक्सिमम। विड्थ ऑफ ईच स्लिट पूछा है, तो जो स्लिट की विड्थ है, यहाँ पे जो स्लिट की विड्थ है वो कौन है, ये ए है, ए इज द स्लिट विड्थ, और डी क्या था, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं लेमडा से, तो लेमडा को कैंसिल कर देंगे, ए की जो वैल्यू है वो आएगी 2d डिवाइडेड बाई एन। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू हमारे पास आई 2d डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास ये भी सोल्व हुआ। नेक्स्ट में क्या बोलता है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है deduce an expression for the potential energy of the system of two charge q1 and q2 located at the position r1 and r2 respectively in external field E। एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज रखे हुए हैं, है ना, और उसके कारण आपको क्या करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका सॉल्यूशन का इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो आपको पता होगा रिलेशन ये होता है E इज इक्वल टू -dV डिवाइडेड बाई dr होता है, और इसका भी जो सॉल्यूशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन +z डायरेक्शन with its magnitude increasing at constant rate through -z डायरेक्शन। मतलब -z डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है ना, और पॉइंट किधर है, +z डायरेक्शन में है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से होगा। हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस हो गया, है ना। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे अब कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट रेट अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, यानी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर इधर जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, और यहाँ से अगर मैं इधर जाऊँगा तो ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा ये। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, तो पहले मैं यहाँ पे पहले एक सरफेस बनाता हूँ। इस प्रकार से मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। अब उसके बाद जब मैं आगे की तरफ जाऊँगा तो ये क्या हो रहा है, फील्ड डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे अब इंक्रीज होने वाली है। तो जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा तो उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी इस प्रकार से क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाए। आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे D1 से, इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देंगे D2 से। इसी प्रकार से अगला जो करेंगे तो आगे इधर जो डिस्टेंस आएगी अगले सरफेस के लिए D3। जैसे अगला सरफेस जो है ना आप ये बना दो ऐसे, ये आपने अगला सरफेस बना दिया एक, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे D1 इज़ ग्रेटर दैन D2 इज़ ग्रेटर दैन D3।
अब आप सोचोगे कि सर ये जो D1 D2 D3 डिस्टेंस इंक्रीज होती क्यों जा रही है, तो आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दो। ये फॉर्मूला क्या बोलता है इधर, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, E इज इक्वल टू dV/dr। ये बोलता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, इसका मतलब dr की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ई कमज़ोर होने का मतलब है दो सरफेस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इस साइड में जब आप जाते हो तो आप देखते हो ई की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, और ई की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि इनके बीच जो dr है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप ये बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है वो 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड विच इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। तो पहले तो आपको इसी पे फोकस कर लेना है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन कौन छोड़ता है। स्पॉन्टेनियस रेडिएशन जो भी डायोड छोड़ता है उस डायोड का नाम होता है LED, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। तो पहले तो आपको लाइट इमिटिंग डायोड जो है उसी को एक्सप्लेन करना है, बाकी की बात देखेंगे बाद में। देखिए लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। लाइट इमिटिंग डायोड में आपको पता है LED जो होता है वो PN जंक्शन डायोड होता है, उसमें एक P साइड होती है और एक क्या होती है, N साइड होती है। और आपको पता है जो P साइड है उसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, होल्स होते हैं। तो ये होल हो गए। N साइड के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर। तो यहाँ पे क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्ट किया फॉरवर्ड बायस में, तो बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस में हमने इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई है। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो देखो क्या होता है, इधर से करंट इधर जाएगा तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये होल्स को इधर रिपेल करेगा, इधर से जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिपेल किया जाएगा, नेगेटिव चार्ज को जंक्शन की तरफ इधर रिपेल किया जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि जो P साइड है, P साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, P साइड में इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, और N साइड के अंदर होल्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि यहाँ होल्स एक्यूमुलेट क्यों हुए, क्योंकि यहाँ का ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर देगा, और वैकेंसी क्या हो जाएगी, होल। तो इस प्रकार से जंक्शन के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन और होल एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। P साइड में इलेक्ट्रॉन आपके पास माइनॉरिटी कैरियर हैं, N साइड में होल हैं वो माइनॉरिटी कैरियर है। इसका मतलब जंक्शन के दोनों साइड आपके पास माइनॉरिटी कैरियर का अक्यूमुलेशन शुरू हुआ। अब ये जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, P साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ये इस होल के साथ कंबाइन करता है, और कम्बिनेशन जब होता है तो यहाँ पे एनर्जी इमिट होती है, और वो एनर्जी इमिट होगी वो इस PN जंक्शन का जो बैंड गैप है उसके बराबर इमिट होगी। इसी प्रकार से N साइड जब हम देखेंगे तो N साइड के अंदर ये जो एक होल है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होगा, और रिकम्बिनेशन से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी इक्वल टू और लेस देन ये एनर्जी बैंड गैप के बराबर होगी। अब जैसे ही, क्योंकि हमें इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखना है, तो जैसे ही यहाँ पे P साइड में एक रिकम्बिनेशन होता है तो बैटरी का ये जो सिरा जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ से एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या ब्रेक हो जाता है, यहाँ से एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और उस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से एक पॉजिटिव चार्ज बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो वो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस प्रकार से सर्किट में फ्लो कर जाएगा, और ऐसे फ्लो करते हुए इधर आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर फ्लो कर जाएगा। तो इस प्रकार से LED जो होती है वो काम करती है, और LED जो है इस प्रकार से जो विजिबल लाइट है उसको बाहर निकाल देती है। तो LED की वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है कि लिस्ट बैंड गैप कितना होता है। तो विजिबल के लिए जो लिस्ट बैंड गैप आपको LED आपको विजिबल बनानी है तो जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप, वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। लिस्ट जो एनर्जी बैंड गैप वो कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो जो रेडिएशन निकालेगा वो विजिबल रीजन में निकालेगा। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर जाते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल सोल्व करने की सबसे आसान स्ट्रेटजी यही है कि जो आपको समझ में आता है ना उतना आप लिखते चले जाओ। तो इसमें क्या लिखा है, एक कॉइल ऑफ वायर इनक्लोजिंग एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से पहले समझ में आया एक कॉइल है वायर की, उसका जो एरिया है A इज इक्वल टू वो गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेस्ड, नेक्स्ट क्या बोलता है आगे, प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड B की स्ट्रेंथ दे रखी है कितनी,
10⁻⁻1 टेस्ला। और इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बोली है कि जो थीटा है ना वो 60 डिग्री है। तो इसको आप ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। कॉइल इस प्रकार से है, ठीक है, और ये कॉइल का प्लेन है। अगर ये इस प्रकार से रखी है तो ये क्या है, इसका प्लेन। मैं सपोज करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो बोलता है इस प्लेन के साथ, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसने प्लेन के साथ जो एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड ने, ये एंगल, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एंगल बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है, 60 डिग्री। अब अगर मैं इसका नॉर्मल की बात करूँ, कॉइल का जो नॉर्मल होता है कॉइल के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका नॉर्मल होगा इधर, नॉर्मल होगा इधर। तो नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया। नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री एंगल बनाया नॉर्मल के साथ। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। थीटा विद द नॉर्मल कितना है, 30 डिग्री है। आगे पूछा है इसने, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, देखिए अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू थी ना, ये जो थीटा की वैल्यू थी, ये वैल्यू थी एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन का एंगल मेरे पास कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से मैं फ्लक्स निकालूंगा तो बी की वैल्यू आपके पास है 10⁻⁻1 टेस्ला इंटू ए। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये सीजीएस सिस्टम में है यहाँ पे, तो ये एसआई में हो जाएगा आपके पास 100, और सेंटीमीटर का मीटर कन्वर्ट बनाऊंगा तो हो जाएगा 10⁻⁻2 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। या मान लिया आपके पास कितना होगा, ये कन्वर्जन आपके पास यहाँ पे होगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये होगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, है ना, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 30, इंटू कॉस 30 वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻1 और -2 कितना, 10⁻⁻3 टेस्ला मीटर स्क्वायर। कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो रिजल्ट आपके पास आया √3/2 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला मीटर स्क्वायर, जो फ्लक्स की यूनिट होती है। इसको आप वेबर भी बोल सकते हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेबर भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है डायग्राम दिखा के। क्या बोलता है इसके अंदर कि 2 वेव्स फ्रॉम द 2 कोहेरेंट सोर्स एस एंड एस डैश, एक ये एस है और एक क्या है, एस डैश है। सुपर इम्पोज एट एक्स, एक्स के ऊपर जाके दोनों के दोनों यहाँ पे जाके सुपर इम्पोज होती हैं एज शोन इन द फिगर। इफ एक्स इज द पॉइंट ऑन द सेकेंड मिनिमम एंड एस एक्स माइनस एस एक्स डैश इज 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपको ऐसे देखने में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर इस डायग्राम को मैं सिंपली बनाऊं तो सिंगल स्लिट डबल स्लिट में जैसे ये आपके पास एक सोर्स था, यहाँ से एक आपने S1 बनाया था, ये क्या बनाया था S2, ये मेन सोर्स है S। इस प्रकार से आपका था डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट। अगर आप सेंट्रल मैक्सिमम की बात करते हो या सेंट्रल मैक्सिमम की बात करते हो तो वो ये आ रहा था, स्क्रीन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने निकाला था तो वो इस प्रकार से आया था, समझ रहे हो ना, इस प्रकार से आया था। इस डायग्राम में इसने क्या दे रखा है, इस डायग्राम में ये देता है, इसने ये सिचुएशन दे रखी है, ऐसे दे दिया। S1 को इसने क्या बोल दिया, S1 को बोल दिया इसने S, S2 को क्या बोल दिया इसने, S2 को इसने बोल दिया यहाँ पे S डैश, ठीक है, और X ये कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये इस प्रकार से हुआ, ये सेंटर वाला था, यहाँ पे कोई डिस्टेंस, पहले उस डिस्टेंस को हम X बोलते थे, यहाँ पे इसने इस पॉइंट को बोल दिया, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना उस पर, ठीक। ये क्या बोलता है SX, यानी ये डिस्टेंस और S डैश X ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये S डैश X बनेगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, और ये बनेगा S, ये बनेगा S, ये डिस्टेंस क्या है ज़्यादा। इसका डिफरेंस दे रखा है इसने, क्या, SX माइनस S डैश X का जो डिफरेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये SX एंड S डैश माइनस X है, ये आपको ध्यान हो, ये पाथ डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये पाथ डिफरेंस होता है। और जो पाथ डिफरेंस होता है सेकंड के लिए, पाथ डिफरेंस अगर आप देखते हो क्या किसके लिए, सेकंड मिनिमा है,
तो मिनिमा का जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला आपके पास आया था वो आया था 2n-1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2। ये पाथ डिफरेंस सेकंड मिनिमा का हमारे पास होता है। अब इसको हम ब्लैंक पेज पे लेके चलते हैं। फोर मिनिमा, देखिए फोर मिनिमा यहाँ से सोल्व करते हैं हम। फोर मिनिमा जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, सेकंड मिनिमम है, तो n इज इक्वल टू कितना गिवन है 2, तो पाथ डिफरेंस मेरे पास कितना आया, ये आया 4-1 3 लेमडा बाई 2। ओके, गिवन क्या है, गिवन पाथ डिफरेंस एस एक्स माइनस एस डैश एक्स कितना गिवन है, ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, तो मतलब एस एक्स माइनस एक्स डैश जो सेकंड मिनिमम है उसका पार्ट डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ से इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 3 लेमडा बाई 2 जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना गिवन आपके पास 4.5 गिवन है। और यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो लेमडा की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3, और क्या आ जाएगा इसके अंदर सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आया आपके पास लेमडा वो कितना आया 3 सेंटीमीटर आया। ये क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डोप्ड विद द इम्प्योरिटी एटम एंटीमनी, नेम द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शो ऑब्टेन्ड एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन इट। मतलब ऐसे जो कंडक्टर बनेगा उसके बारे में हमें बताना है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम है, उसको एंटीमनी से डोप किया गया है। किसे डोप किया गया है, यहाँ पे एंटीमनी है, एंटीमनी से डोप किया गया है। और एंटीमनी जो होता है वो पेंटावलेंट होता है, तो पेंटावलेंट आता है, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और चार्ज कैरियर की जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी रहेगी। ओके, इस क्वेश्चन की जो ज़्यादा डिटेल है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन को आप डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। क्या करना है कि हमें मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसी प्लेस के ऊपर, उनको डिफाइन करना है और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश करना है डायग्राम की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम द वर्टिकल कंपोनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एट दैट प्लेस। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, क्या कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट BV, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम है। वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एट द प्लेस हमें बताना है। तो इसका हमारे पास जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो देखो BH जो आपके पास होता है, BH की वैल्यू आपको याद होगी, वो होती है B हॉरिजॉन्टल जो है B cos डेल्टा होती है, और B वर्टिकल होती है वो B sin डेल्टा होती है। तो यहाँ से अगर मैं BV और BH का रेशियो निकालता हूँ तो वो मेरे पास आता है टेंजेंट डेल्टा। कितना आता है टेंजेंट डेल्टा, और यहाँ से हम देखेंगे टेंजेंट डेल्टा हमारे पास कितना आएगा, BV की जो वैल्यू है उसको तो मैं BV ही रहने देता हूँ, और BH की वैल्यू है वो है √3 BV कैंसिल BV या 1/√3। ओके, और यहाँ से इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, यही टेंजेंट इनवर्स 1/√3, और टेंजेंट इनवर्स 1/√3 जो होता है ये हमारे पास होता है कितने के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे जो नहीं 60 नहीं, ये होता है कितना 30 डिग्री के ऊपर। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आती है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास जो इंक्लिनेशन पूछ रखा था जो डेल्टा होता है वो कितना आया 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी सोल्व है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स of image found when an object is placed between the optical center and focus of a thin convex lens। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो हमने इस प्रकार से एक थिन कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ये हमारा हुआ थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हुआ उसका ऑप्टिकल सेंटर O।
ठीक है, ये क्या हुआ फोकस एफ। इमेज रखी है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा। तो इसकेप इमेज अगर आप बनाओगे तो आपको पता है पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस, जो सेकंड फोकस है इसका F2 उसके अंदर से पास हो जाएगी ऐसे। और एक जो रे है वो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गुजरेगी और ऐसे आप देख रहे हो आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, नहीं मिलेंगी। अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ इनको, इन रेज को हमने पीछे एक्सटेंड किया ऐसे, तो पीछे एक्सटेंड करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर ये मिलती हैं, तो यहाँ हमारे पास ये क्या बनी, इमेज बनी। ठीक, ऑब्जेक्ट का जो नाम है मैं ए बी दे देता हूँ, तो इमेज का जो नाम है आपके पास वो हो गया ए डैश बी डैश। अब देखो करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहली करैक्टरिस्टिक इसकी ये हुई कि जो इमेज होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप पूरा लिखना, इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है। दूसरी बात वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और तीसरी बात इनलार्ज्ड होगी। ये इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस वी विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इन दिस केस। इस केस के लिए, स्पेशली इस केस के लिए वी और यू का ग्राफ बनाना है। तो देखिए वी और यू का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा वी का और यू का ग्राफ। इधर जो है, इधर हम ले लेते हैं वी और इधर क्या ले लेंगे यू। आप देख रहे हो इसका जो रिलेशन आएगा, रिलेशन इसका आ रहा है, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इन दिस केस बोला है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, जो u है वो भी नेगेटिव है और v की वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव। u और v दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि वर्चुअल इमेज भी नहीं है ना, तो इमेज भी नेगेटिव है। तो इस केस में इसका जो ग्राफ आपके पास आने वाला है वो ग्राफ आएगा इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे जो v की वैल्यू है वो भी नेगेटिव हो और u की वैल्यू भी क्या हो, नेगेटिव हो। तो 1/v और 1/u का यहाँ पे जो ग्राफ आने वाला है उसकी शेप यहाँ पे कुछ इस टाइप से होने वाली है, कुछ ऐसी शेप उस ग्राफ की होगी। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे हमारा बनने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो, मैं इसी में एक चीज़ और बनाता हूँ, अगर ये रियल इमेज बनती, ये तो किसके लिए बना, वर्चुअल, अगर इमेज बनती रियल तो ये ग्राफ होता कुछ इस टाइप से। अगर ये रियल, ये थोड़ा सा कर्व में नहीं बना, अगर ये कैसी बनती, ये इमेज रियल इमेज होती तो इसका ग्राफ बनता ऐसे। ठीक, और यहाँ पे एक एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, मैं उसको इसी के साथ बता देता हूँ, हो सकता है कि आगे काम आ जाए आपके पास। अगर 1/v और 1/u का ग्राफ ये बनवा लें, आपसे कभी 1/v और 1/u का ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए तो वो कैसे बनेगा, वो भी मैं इसमें आपके साथ बता देता हूँ। तो वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 1/v ले लेंगे, ये 1/u ले लेंगे, तो यहाँ पे -1/u हो जाएगा, -1/v। अगर रियल इमेज है, कैसी इमेज है, रियल, तो उसके लिए तो ये ऐसे हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रियल इमेज वाला रेड से लगा दूंगा। रियल इमेज है तो ग्राफ बनेगा इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर वर्चुअल इमेज है, कैसी है वर्चुअल, तो वर्चुअल का बनेगा इस क्वाड्रेंट में, ये होगा वर्चुअल के लिए। ब्लू वाला किसके लिए, अगर आपके पास वर्चुअल बनती है तो फॉर वर्चुअल है, और रेड वाला किसके लिए, रियल के लिए है, फॉर रियल इमेज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेंगे। ये यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। और ये दोनों आप एक मत समझ लेना, दोनों मैंने अलग अलग बताए हैं। ये अगर आप नहीं लोगे, अब जो ग्राफ बना है ये किसके लिए बना है, रियल के लिए बना है। अगर आपसे वर्चुअल पूछेगा तो फिर आपको वर्चुअल में ये नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा, तो वर्चुअल का फिर आपको ओनली ये ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन सी और 25वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो सेक्शन डी है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं।